तो जनवरी के करंट अफेयर्स लेंगे और पहले पॉलिटी एंड गवर्नेंस जो है उसका देखेंगे। अब देखिए, शुरू करने से पहले आईएएस का कंप्लीट पैकेज प्रीलिम्स मेंस आपको देखने को मिलेगा एमएम अकेडमी ऐप पर। आपको जीएस पेपर 1 के आर्ट एंड कल्चर, एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, हिस्ट्री ऑफ इंडिपेंडेंस, ज्योग्राफी, इंडियन सोसाइटी, कंप्लीट जीएस 1, कंप्लीट जीएस 2, पॉलिटी, गवर्नेंस, सोसाइटी, इंटरनेशनल रिलेशंस, जीएस 3, इंडियन इकोनॉमी, एनवायरनमेंट, इंटर डिजास्टर मैनेजमेंट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर, जीएस 4, एथिक्स, और उसी के साथ साथ बोनस कोर्सेज जो है इंडिया ईयर बुक, आंसर राइटिंग कोर्स, पर्सनल गाइडेंस, मॉक टेस्ट, सभी आपको देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कैसे आपको डाउनलोड करना है। जब आप डाउनलोड करोगे तो आपको साइन अप करना होगा। आप डेमो लेक्चर जो है हर सेक्शन में जाकर पहले 2 लेक्चर जो है एज अ डेमो लेक्चर आप देख सकते हो। देन उसके बाद आप प्रोफाइल में जाओगे तो यहाँ पर आपको प्रोफाइल जो है वो ऑप्शन नजर आएगा। उसमें आपको वेरियस प्लान दिखाई देंगे, 3 महीने के, 6 महीने के और 2 साल के कोर्स पर डिस्काउंट है। आपको प्लान परचेस करना है और कोर्सेज को एंजॉय करना है। तो जल्द से जल्द डाउनलोड कीजिए और वीडियोस को एंजॉय कीजिए। और 2 पार्ट्स में है, क्योंकि दृष्टि आईएएस के 2 पार्ट्स में आते हैं। तो ये फर्स्ट पार्ट जो है इसमें पॉलिटी एंड गवर्नेंस के इतने टॉपिक्स देखने को मिल रहे हैं, जैसे कि यहाँ पर जो वल्नरेबल विटनेस है इसको प्रोटेक्ट करने की बात हो रही है, लोक अदालत की हो रही है, राइट टू प्राइवेसी की हो रही है, अनएम्प्लॉयमेंट जो है इंडिया में उसकी हो रही है, लैंग्वेजेस जो है कोर्ट के, देन इलेक्शन एक्सपेंडिचर लिमिट जो है उसको इंक्रीज करने की बात, विमेन को मतलब पॉश एक्ट की हो रही है, देन क्रिमिनलाइजेशन ऑफ जो मैरिटल रेप है, आसाम मेघालय बॉर्डर डिस्प्यूट है, कृष्णा बॉर्डर डिस्प्यूट है, यूनिफॉर्म सिविल कोड है, देन उसके बाद यहाँ पर सस्पेंशन ऑफ एमएलएस है, सिटीजनशिप एक्ट है, देन उसके बाद जल जीवन मिशन है। तो काफी इंपॉर्टेंट जो आर्टिकल्स है वो देखने को मिल रहे हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ पर आ रहा है वल्नरेबल विटनेसेस जो होते हैं उनको प्रोटेक्ट करने की बात की जा रही है। वल्नरेबल विटनेसेस, विटनेसेस मतलब कौन है? साक्षीदार, है ना। किसी ने मतलब समझ लो किसी का मर्डर किया है तो साक्षीदार कौन होता है, कौन उसको कौन देखने वाला है कि हाँ भाई इसने यहाँ पे जो है वो मर्डर किया है। तो ऐसे जो लोग हैं, कोई कोई ऐसे होंगे ना, अभी समझ लो कि प्रद्युमन ने किसी का मर्डर किया है, ठीक है, और साक्षीदार आप तीनों हो। अब आप तीनों में से समझ लो कि शीतल को प्रोटेक्शन मिल रही है, प्रीति को प्रोटेक्शन मिल रही है, लेकिन समझ लो कि कार्तिक को प्रोटेक्शन नहीं मिल रही है, तो कार्तिक वल्नरेबल हो गए। या फिर समझ लो कि कार्तिक अभी छोटे हैं, बच्चे हैं, तो वो वल्नरेबल हो गए। कोई महिलाएं होती है वो वल्नरेबल हो गई। तो वल्नरेबल जो लोग हैं तो उनको कैसे प्रोटेक्ट किया जाए? तो यहाँ पर वल्नरेबल की व्याख्या क्या है? वल्नरेबल मतलब होता है जो जल्दी से प्रॉब्लम में आ जाए, है ना, जो इतना सक्षम ना हो, उसको हम वल्नरेबल बोलेंगे। तो यहाँ पर वल्नरेबल कौन बोला गया है? तो रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट जो उसने वल्नरेबल विटनेसेस, इसकी जो मीनिंग है उसको एक्सपांड किया। तो यहाँ पर मीनिंग ही जो है उसको एक्सपांड किया जा रहा है वल्नरेबल विटनेस का। तो इसमें कौन कौन है? सेक्सुअल असॉल्ट विक्टिम्स, जो जिनके ऊपर सेक्सुअल असॉल्ट हुआ है वो विक्टिम्स हो गए। मेंटल इलनेस से जो जूझ रहे हैं लोग, स्पीच या हियरिंग इंपेयरमेंट है, जो बोल नहीं पाते हैं, सुन नहीं पाते हैं, ऐसे जो लोग हैं वो यहाँ पर हमें देखने को मिल रहे हैं। एससी ने यहाँ पर जो वर्डिक्ट है 1996 का, जिसमें सिमिलर डायरेक्शन यहाँ पर पास की थी 2004 में, 2017 में, इसमें भी यहाँ पर बातें जो है वो की गई थी। वल्नरेबल विटनेस अगर हम देखते हैं तो वो सिर्फ चाइल्ड विटनेस के बारे में बात नहीं की जा रही है। चाइल्ड सबसे वल्नरेबल है, कि छोटे बच्चे होते हैं उनको कोई भी बहका सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पर चाइल्ड विटनेस ही इसमें नहीं आ रहा है, लेकिन अब इसमें बाकी भी लोग इंक्लूड किए जाएंगे। बाकी लोग कौन कौन से इंक्लूड किए जाएंगे? तो यहाँ पर जो एज न्यूट्रल विक्टिम है सेक्सुअल असॉल्ट के, जो सेक्सुअल असॉल्ट हुआ है, जेंडर न्यूट्रल विक्टिम है सेक्सुअल असॉल्ट के अंडर सेक्शन 377 ऑफ आईपीसी, अननेचुरल ऑफेंसेस जो होते हैं, जो सफर कर रहे हैं मेंटल इलनेस से, तो ये भी लोग यहाँ पर जो है वो इंक्लूड किए जा रहे हैं। देन उसके बाद विटनेसेस, जो यहाँ पर थ्रेट परसेप्शन जो है वो यहाँ पर आ रहा है। बेसिकली क्या है? जो सुन नहीं पा रहे हैं, बोल नहीं पा रहे हैं, ऐसे जो लोग हैं जो डिसेबिलिटी से जूझ रहे हैं वो भी इसमें इंक्लूड हो रहे हैं। तो आपको सीधा क्वेश्चन यहाँ पर कैसा आ सकता है प्रीलिम्स में कि वल्नरेबल विटनेसेस जो है उसमें कौन कौन इंक्लूडेड है, नीचे दिए गए में से कौन कौन इंक्लूडेड है। 98% चांसेस है, अगर आपको एक क्वेश्चन आता है वल्नरेबल विटनेसेस में कौन कौन इंक्लूडेड है, 98% चांसेस है कि उसमें ऑल ऑफ दी अबव ही जवाब रहेगा। लेकिन इन केस आपको पता भी रहना चाहिए कि कौन कौन इसमें इंक्लूडेड है, ठीक है। तो ये चीजें, ये सभी लोग हमें यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। विटनेस प्रोटेक्शन जो है इंडिया में, तो विटनेस प्रोटेक्शन जो है ये यहाँ पर क्या है, विटनेस जो होते हैं वो फियरलेसली आसानी से अच्छे तरीके से यहाँ पर बता सके, आगे आ सके। तो इसमें एक आर्टिकल पता रहना चाहिए कि भाई आर्टिकल जो है आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ है, एंड आर्टिकल 141 142 जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, ये भी इसमें हमें देखने को मिल रहा है। तो ये 2 आर्टिकल यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और यहाँ पर लॉ कमीशन जो है वो भी आता है, और एक कमिटी आपको यहाँ पर ध्यान में रखनी है, जो मलिमत कमिटी, जो विटनेस के बारे में बात करती है। तो कमिटी अगर आपको आ जाए
कि भाई विटनेस के बारे में कौन सी कमेटी बोलती है, तो ये मलिक कमेटी भी है, पता रहना है। लोक अदालत तो आपको पता होगा, है ना, हमने हमारे पॉलिटिकल लेक्चर्स में अच्छे से देखा हुआ है लोक अदालत। तो बताओ प्रीति, लोक अदालत क्या है? अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन जो है वो किया जाता है, मतलब उसके द्वारा जो एवरी विलेज में रहती है, जैसे कि विलेज में अभी परमानेंट लोक अदालत करके भी आए हुए हैं। वो एक मोबाइल कोर्ट होता है जिसके द्वारा डोर टू डोर जस्टिस डिलीवर किया जाता है। और मतलब क्या है, उसके पास सभी हाँ, जनता की अदालत। सिविल कोर्ट की पावर होती है। हाँ, यस। मतलब क्या है कि जो नॉर्मल हमारे कोर्ट्स होते हैं उसमें एक तो केसेस बहुत ज्यादा पेंडिंग रहते हैं और बहुत लंबे अरसे से चलते हैं। प्लस उसमें ऐसा होता है कि जो केसेस है, जो गरीब इंसान है वो वहां पे जाने में डरता भी है, उसको पैसे फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं मिल पाता है। तो इसके लिए एक ऐसा रिजोल्यूशन रहना चाहिए, एक ऐसा एक अल्टरनेटिव रहना चाहिए जिससे कि हर किसी को, क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हुआ है कि न्याय जस्टिस जो है वो हर किसी को मिलना चाहिए। तो इसीलिए लोक अदालत हमें देखने को मिलता है जिसके तहत अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन, जो भी डिस्प्यूट अराइज हो रहा है अल्टरनेटिव तरीके से उसका रिजोल्यूशन जो है वो निकाला जा सके। तो इसमें टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट इतनी हुई है, तो इसमें ई लोक अदालत ये भी यहाँ पर देखने को मिलता है। ठीक है, मतलब पीपल्स कोर्ट जो अभी हमने देखा, पीपल्स कोर्ट होता है, और ये पॉलिटिकल लेक्चर में बहुत अच्छी तरीके से हमने देखा हुआ है, वही सारी चीजें इसमें है और हमने काफी डिटेल में इसके बारे में देखा हुआ है। तो अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन है। देन फर्स्ट लोक अदालत कैंप जो ऑर्गेनाइज किया गया था गुजरात में, है ना, गुजरात जो है 1982, ये प्रीलिम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। देन उसके बाद यहाँ पर जो स्टैट्यूटरी स्टेटस जो है, लीगल स्टेटस यहाँ पर कब मिला, जब एक्ट के तहत आया। पहले स्टैट्यूटरी स्टेटस नहीं था, देन उसके बाद जब एक्ट के तहत आता है तो उसको स्टैट्यूटरी एक रिकॉग्निशन मिल जाता है। अब इसमें क्या है कि भाई यहाँ पर जो ज्यूरिसडिक्शन है वो उसका हर जगह फैलना चाहिए, स्टेट डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी यहाँ पर रहना चाहिए। लोक अदालत जो है उसमें नंबर ऑफ सर्विंग रिटायर्ड जुडिशियल ऑफिसर्स रहना चाहिए, जो यहाँ पर एजेंसी वहां पर स्पेसिफाई करेगी। लोक अदालत में जुडिशियल ऑफिसर एज ए चेयरमैन रहेगा, लॉयर एडवोकेट रहेंगे, सोशल वर्कर रहेंगे एज ए मेंबर्स। नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी जो है ये बाकी इंस्टीट्यूशंस के साथ लोक अदालत जो उसको कंडक्ट करेगी। एंड उसके बाद यहाँ पर जो गरीब है उनको भी यहाँ पर न्याय मिलेगा। ज्यूरिडिक्शन जो है उसका काफी दूर तक जाता है। इसका ज्यूरिडिक्शन जो है यहाँ पर जो पार्टीज है वो कैसे यहाँ पर सेटलमेंट पे आ सकते हैं वो यहाँ पर देखे जाएंगे। मतलब किसी भी कोर्ट में अगर कोई केसेस पेंडिंग है तो वो यहाँ पर आ सकते हैं, उनको यहाँ पर लिया जा सकता है। ठीक है, एनी कोर्ट इज नॉट बॉट बिफोर सच कोर्ट्स, मतलब क्या है, कोई कोर्ट के सामने लाया गया है, कोई कोर्ट में केसेस पेंडिंग चल रहे हैं, ऐसे केसेस जो उनको रेफर किए जा सकते हैं। देन एनी केसेस पेंडिंग बिफोर द कोर्ट कैन बी कन्फर्ड टू लोकसभा फॉर सेटलमेंट। अगर कोई केस अगर पेंडिंग चल रहा है, लोक अदालत मतलब कोई केस अगर पेंडिंग चल रहा है उसको लोक अदालत में रेफर किया जा सकता है। कब? अगर पार्टीज अग्री करे कि हाँ भाई हमको यहाँ पर सेटलमेंट जो है वो चाहिए, इसलिए हम यहाँ पर लोक अदालत में जाना चाहते हैं। ठीक है, इन द लोक अदालत और वन ऑफ द पार्टीज अप्लाई रेफरल केस ऑफ लोक अदालत, कि भाई वहां पर वो सॉल्व कर सकता है, लोक अदालत के हाथ में ये सॉल्व करने का। देन उसके बाद प्री लिटिगेशन डिस्प्यूट अगर आ रहा है तो उसमें भी यहाँ पर जो है मैटर उसको दिया जा सकता है। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हाउएवर लोक अदालत शैल हैव नो ज्यूरिसडिक्शन इन रिस्पेक्ट टू एनी केसेस मैटर रिलेटिंग टू ऑफेंस नॉट कंपाउंडेबल अंडर एनी लॉ। अगर वो किसी लॉ के तहत सॉल्व ही नहीं हो सकता, अगर किसी लॉ के तहत वो कंपाउंडेबल है ही नहीं, तो फिर वो लोक अदालत में नहीं ले जाया जा सकता है। ठीक है, तो मतलब वो लोक अदालत के प्रीव्यू के बाहर होता है। तो ये है, बाकी पावर जो है लोक अदालत के उसको सिविल कोड, अंडर कोड सिविल प्रोसीजर है। देन उसके बाद यहाँ पर पावर है कि अपने प्रोसीजर वो खुद स्टैब्लिश कर सकते हैं, कोई भी डिस्प्यूट जो है वो उनके सामने अगर आते हैं तो उसका रिजोल्यूशन कर सकते हैं। जुडिशियल इंडियन पिनल कोड के तहत अपने जो निर्णय है वो वहां पर बता सकते हैं। देन उसके बाद लोक अदालत जो है सिविल कोर्ट की एक डिग्री जो है वो दे सकते हैं कि कोई भी अगर उनको निर्णय देना है तो उस तरीके का एक उस पर इम्पैक्ट रहेगा कि हाँ भाई बड़े कोर्ट ने दिया है वैसा ही इम्पैक्ट रहेगा, और ये फाइनल रहेगा और बाइंडिंग रहेगा सभी पार्टीज पर। ठीक है, कोई भी अपील जो है वो यहाँ पर लोक अदालत के बाहर नहीं की जा सकती है। तो इसमें बेनिफिट्स क्या है, कोई भी फी जो है कोर्ट फी वो नहीं लगती है, ऑलरेडी यहाँ पर जो पैसे हैं वो रहते हैं, ऑलरेडी पेड द अमाउंट विल बी रिफंडेबल, है ना, ये यहाँ पर रहता है। इसकी वजह से क्या है कि जो इंसान है, जो गरीब इंसान है, वो भी अब यहाँ पर न्याय जो है वो पा सकता है। देन उसके बाद प्रोसीजर फ्लेक्सिबिलिटी रहती है, स्पीडी ट्रायल यहाँ पर रहता है कि फटाफट यहाँ पर रिजोल्यूशन जो है वो निकलेगा। पार्टीज जो है डायरेक्टली यहाँ पर इंटरेक्ट कर सकते हैं जजेस के साथ काउंसिलिंग के थ्रू। जजेस यहाँ पर बोलेगा कि भाई देखो ये हो रहा है, ये आपको पटेगा क्या, ये पटेगा क्या, और यहाँ पर जो है बाइंडिंग रहता है सभी पार्टीज पर, है ना। सिविल कोड नॉन अपीलेबल ये हमें देखने को मिलता है। नहीं तो क्या है
कि भाई ऐसा नहीं है दोस्तों के बीच में झगड़ा सुलझाया दूसरे दोस्त के पास चले गए कि पता नहीं निर्णय दूसरे दोस्त का है, ऐसा नहीं है। देन राइट टू प्रिवेसी तो बाप रे, मतलब 2 साल से चल रहा है राइट टू प्रिवेसी। राइट टू प्रिवेसी जो है, राइट टू प्रिवेसी आप सभी को पता है क्या है। राइट टू प्रिवेसी का है कि भाई मतलब मेरी जो प्रिवेसी है उसका हनन नहीं होना चाहिए। कौन से आर्टिकल में देखने को मिलता है शीतल राइट टू प्रिवेसी? 21 आर्टिकल 21 में, आर्टिकल 21 में राइट टू प्रिवेसी जो है वो देखने को मिलता है। राइट टू प्रिवेसी गारंटी किया गया आर्टिकल 21 में डिफरेंट फॉर्म्स में। कैसे? तो राइट टू बॉडली ऑटोनॉमी, राइट टू इंफॉर्मेशनल प्राइवेसी, राइट टू प्राइवेसी ऑफ चॉइस, कि भाई मेरे को ये प्राइवेट रखना है, मुझे नहीं बताना है तो नहीं बताऊंगा, है ना। मतलब ये होता है कि भाई माइंड योर ओन बिजनेस, उस तरीके का हमको नहीं बताने का है ना। आवर बिजनेस इज आवर बिजनेस, नन ऑफ योर बिजनेस। राइट टू बॉडली ऑटोनॉमी होती है। देन उसके यहाँ पर क्या है इसके बारे में, राइट टू प्राइवेसी जो है इसमें एक समझ लो डिग्निटी, कि भाई ये जो चीज है, मतलब समझ लो कि मेरी बेटी है, मेरी बेटी का नाम मेरे को बताना नहीं है, तो ये मेरा राइट टू प्राइवेसी है, मुझे नहीं बताना है। तो ये चीज जो है, ये एक डिग्निटी भी, इसमें बेसिक डिग्निटी भी आ जाती है ना। बिना किसी इंटरफेरेंस के अगर किसी को जिंदगी जीना है, रिलैक्स रहना है, कि भाई यहाँ पर कोई रीजन अगर नहीं भी बताना है, नहीं बताना है तो नहीं बताना है, कोई उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये चीज यहाँ पर निकल कर आती है राइट टू प्रिवेसी के बारे में। देन उसके बाद यहाँ पर राइट टू प्रिवेसी के बारे में अगर हम देखें तो जनरली राइट टू प्रिवेसी जो है, राइट टू बी लेट अलोन, कि भाई अकेले रहो, इसको मतलब आराम से अपने हिसाब से जिंदगी जीने दो, है ना। अभी ये जो है, मुझे बताओ, अभी जैसे मैं कैमरा ऑन करने के लिए बोल रहा हूँ, ठीक है सबको, तो क्या ये राइट टू प्रिवेसी का वायलेशन है? देन अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया, बताओ अनएम्प्लॉयमेंट के टाइप बताओ प्रीति, अनम्यूट करके बताओगे तो थोड़ा अच्छा लगेगा, सुनाई देगा फिर। Distinguished unemployment, seasonal unemployment, frictional, technological, cyclic, structural. ओके, तो यहाँ पे जो अनएम्प्लॉयमेंट है इंडिया में वो काफी हाई है, और अनएम्प्लॉयमेंट हाई रहने की वजह से इकोनॉमिक रिकवरी जो है उसमें काफी प्रॉब्लम होती है। अनएम्प्लॉयमेंट अगर आप देखोगे तो यहाँ पर जो एक्टिवली सर्च कर रहा है एम्प्लॉयमेंट के लिए लेकिन उसको काम नहीं मिल पा रहा है, उसको अनएम्प्लॉयड बोलेंगे। अगर सिर्फ कोई घर में बैठा हुआ है, स्व इच्छा से, खुद की इच्छा से बैठा हुआ है, तो उसको अनएम्प्लॉयड नहीं बोलेंगे। अब यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है बहुत तेजी से बढ़ रहा है, और अगर हम देखें तो इसमें क्या हो रहा है, बेसिकली जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो टाइप कौन कौन से है, तो आपने जैसे बोला डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट है ना। डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट मतलब क्या होता है सर? मतलब सर मतलब कम लोगों की जरूरत है लेकिन एक्सट्रीम उससे ज्यादा लोग वर्क कर रहे हैं उस प्लेस पे। अनएम्प्लॉयमेंट मतलब क्या होता है सर? मतलब जो सीजन टू सीजन वेरी करता है, मतलब सर सीजन, एक सीजन आता है जिसमें एम्प्लॉयमेंट बढ़ जाती है और दूसरे सीजन में कम हो जाती है एम्प्लॉयमेंट। एग्रीकल्चर हो गया। स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट मतलब क्या होती है सर? स्ट्रक्चरल मतलब जो रिक्वायर्ड टेक्नोलॉजी है, मतलब स्किल्स है, वो नहीं है एम्प्लॉयमेंट के लिए। और साइक्लिक? साइक्लिक सर मतलब अगर जैसे कंप्लीट इकोनॉमी रिसेशन में चल रही है तो जो एम्प्लॉयमेंट है वो भी कम हो जाएगा, और जब वापस जो आएगा मतलब जब इकोनॉमी रिकवर होएगी तो वापस एम्प्लॉयमेंट आ जाएगा। और फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट मतलब जब कोई सर एक के बाद एक नई जॉब सर्च कर रहा हो लेकिन मतलब उसके बीच में जो प्रीवियस जॉब से नई जॉब के बीच में जो गैप होता है उस अनएम्प्लॉयमेंट को फ्रिक्शन। तो चलो मेरे को एक एग्जांपल बताता हूं मैं, कि समझ लो आपने यूपीएससी दिया, आप क्लियर हो गए, ठीक है, और आपको आईआरएस मिल गया, ठीक है, रेवेन्यू सर्विस मिल गया, लेकिन आपको रेवेन्यू सर्विस नहीं चाहिए, आपको चाहिए एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस ही। तो आपने रेसिग्नेशन दे दिया कि नहीं भाई मेरे को आईआरएस में काम ही नहीं करना है, तो बाद में उसके बाद आप आईएएस बने, तो आपका फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट कहलाएगा सर क्योंकि मैं मेरी इच्छा से जा रही हूँ ना, तो फिर ये तो नहीं, तो बीच का टाइम तो रहेगा नहीं। इच्छा से मतलब क्या मैं है, सर्च, समझ लो आप सर अगर मैं सर्च ही नहीं कर रही होगी ना, कि मतलब उसके बीच में मैं दूसरे के लिए सर्च करूंगी। अगर मैं किसी कंपनी में जॉब कर रही हूँ तो मैं उसके बीच में कंपनी के लिए सर्च करूंगी, लेकिन मैं इसके लिए तैयारी करूंगी ना, तो मेरा कोई सर्च का कोई ये नहीं रहेगा। कॉजेस क्या क्या है, सबसे पहले तो सोशल फैक्टर आता है भाई, सोशल फैक्टर, कि यहाँ पर स्पेसिफिक कास्ट जो उनको यहाँ पर नहीं दिया जा रहा है कुछ एरियाज में,
कोई बड़ी बड़ी फैमिलीज है, बड़े बड़े बिजनेस नहीं जा रहे हैं, काम नहीं करने दिया जा रहा है, फैमिली बोल रही है मत जाओ, ये सारे फैक्टर जो है वो एक मेजर कॉज जो है हमको देखने को मिलता है। देन उसके बाद पॉपुलेशन जो है वो काफी तेजी से बढ़ रही है, तो पॉपुलेशन काफी तेजी से बढ़ने की वजह से क्या होता है कि जो रिसोर्सेस है वो उतने भर नहीं पाते हैं, जो एम्प्लॉयमेंट है वो सबको मिल नहीं पाती है ना। देन उसके बाद यहाँ पर आता है डोमिनेंस ऑफ एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर है वहां पर इंडिया में बहुत सारे लोग जो है वो एग्रीकल्चर में जाते हैं, सीजनल जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो आ जाती है, जो कॉटेज एंड स्मॉल इंडस्ट्रीज है उसका गिरना, क्योंकि क्या है ये बहुत ज्यादा बेसिकली जॉब प्रोवाइड करते हैं, या फिर हम बोल सकते हैं मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज जो है बहुत ज्यादा जॉब प्रोवाइड करती है, अगर वो यहाँ पर गिर जाए तो वो जॉब प्रोवाइड नहीं कर पाएगी। इमोबिलिटी जो है लेबर्स की वो काफी लो है यहाँ पर, मोबिलिटी जो है लेबर्स की, जो मतलब अटैचमेंट जो है फैमिली के साथ, तो ज्यादा दूर तक नहीं जा सकते हैं। समझ लो कोई उत्तर प्रदेश में है, उनको अगर मुंबई में जाना है तो समस्या आ जाती है, हर कोई नहीं जा पाता है, हर कोई उतना नहीं कर पाता है। जो लैंग्वेज है, जो रिलीजन है, जो एजुकेशन है, जो क्लाइमेट है, ये बहुत ज्यादा चीजें वैरी करती है। एजुकेशन सिस्टम में भी डिफेक्ट्स है, स्किल्स उतनी नहीं मिल पाती है कि वो सही तरीके से जॉब करे, तो ये सारे प्रॉब्लम जो है जॉब में आते हैं। तो अभी बताओ अनएम्प्लॉयमेंट में कोई प्रॉब्लम है, कोई समस्या है? कि लैंग्वेजेस ऑफ कोर्ट, लैंग्वेजेस जो है कोर्ट के, उनके बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। तो रिसेंटली गुजरात हाई कोर्ट जो उसने बोला है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की स्पीक ओनली इन इंग्लिश। तो यहाँ पे अलग अलग लैंग्वेजेस जो है वो चलती आई थी। पोस्ट इंडिपेंडेंस के बाद जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि भाई आर्टिकल 343 जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो ऑफिशियल लैंग्वेज जो है वो प्रोवाइड करता है एज हिंदी इन देवनागरी स्क्रिप्ट। देवनागरी में यहाँ पर हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज देखने को मिलती है, नेशनल लैंग्वेज हमारी नहीं है, ऑफिशियल लैंग्वेज है वो है हिंदी। उसके साथ साथ इंग्लिश लैंग्वेज जो है वो भी यहाँ पर कंटिन्यू रखने को कहा गया था फॉर 15 ईयर्स। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, जब उसको खत्म करने की बारी आई तो जो सदर्न स्टेट्स थे उन्होंने आक्रोश दिखाया कि फिर हिंदी जो है उसको थोपा जाएगा पूरे भारत पे, इसलिए फिर इंग्लिश जो है उसको भी कंटिन्यू रखा गया साइमल्टेनियसली। ठीक है, और यहाँ पर हिंदी लैंग्वेज जो है फॉर एनी ऑफिशियल पर्पस अदर देन इंग्लिश लैंग्वेज ये भी किया जा सकता है। आर्टिकल 348A(1)A जो है ये आपको ध्यान में रखना है। अनलेस पार्लियामेंट बाय लॉ प्रोवाइड्स अदरवाइज ऑल प्रोसीडिंग्स, ऑल बोला गया है, बहुत रेयरली ऐसा होता है कि ऑल, नन ऐसे वर्ड्स देखने को मिलते हैं। तो ऑल प्रोसीडिंग्स बिफोर सुप्रीम कोर्ट एंड इन एवरी हाई कोर्ट शैल बी कंडक्टेड इन इंग्लिश। जितने भी प्रोसीडिंग्स है, सारे प्रोसीडिंग्स यहाँ पर जो इंग्लिश लैंग्वेज है उसमें ही किए जा सकते हैं। अब यहाँ पर आर्टिकल 348(2) जो है फर्दर यहाँ पर प्रोवाइड करता है गवर्नर जो है स्टेट का, वो यहाँ पर कंसेंट के साथ प्रेसिडेंट के हिंदी और एनी अदर लैंग्वेज जो ऑफिशियल पर्पस है हाई कोर्ट के प्रोसीडिंग्स में ला सकता है। मतलब यहाँ पर गवर्नर जो है उसके पास भी एक ये होता है। उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश जो है उन्होंने ऑलरेडी ऑथराइज किया है हिंदी जो है उसके इस्तेमाल के लिए। तो ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि अब तक कोई भी ऐसा राज्य नहीं है जिसने कोई और, जैसे हिंदी या फिर कोई और लैंग्वेज जो है उसको अप्लीकेबल बनाया है हाई कोर्ट के लिए। लेकिन यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि कुछ ऐसे राज्य है जिन्होंने अभी अप्रूव किया है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉग्नाइज इंग्लिश एज प्राइमरी लैंग्वेज। कॉन्स्टिट्यूशन जो है प्राइमरी लैंग्वेज जो सुप्रीम कोर्ट की वो बताता है, हाई कोर्ट की वो भी बताता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि दूसरी लैंग्वेज किसी भी हालत में इस्तेमाल नहीं की जा सकती है। ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1963 ये क्या बोलता है, गवर्नर को एम्पावर करता है कि प्रेसिडेंट के प्रीवियस कंसेंट के साथ उसको ऑथराइज किया गया है कि भाई यहाँ पर जो हिंदी है ऑफिशियल लैंग्वेज है स्टेट की इन एडिशन टू इंग्लिश, वो भी यहाँ पर इस्तेमाल की जा सकती है जजमेंट के लिए भी, डिग्री के लिए भी या ऑर्डर के लिए भी जो हाईकोर्ट यहाँ पर पास करेगा। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट चीज है। अब मुझे बताओ, अगर केरला को ऐसा लगता है कि हम हिंदी यूज करेंगे तो क्या केरला हिंदी यूज कर सकता है हाईकोर्ट में? सर कर सकता है, अगर मतलब पहले उसे गवर्नर और प्रेसिडेंट का कंसेंट लेना पड़ेगा। सबऑर्डिनेट कोर्ट है, उसके लिए स्टेट गवर्नमेंट जो है वो एम्पावर्ड है कि वो अल्टरनेटिव लैंग्वेज जो है वो दे सकते हैं। ठीक है, तो अभी ये चीज जो है वो आपको ध्यान में रखना है। बाकी उसके बाद अगर हम देखते हैं तो जो स्टेट गवर्नमेंट है वो यहाँ पर डिटरमाइन करेंगे लैंग्वेज ऑफ ऑल कोर्ट्स अदर देन दी हाई कोर्ट्स, हाई कोर्ट के अलावा जितने भी रहेंगे उसके लिए भी। अब इंग्लिश जो है यूज करने के पीछे कारण क्या है, ये भी एक सवाल है ना बहुत बड़ा कि क्या कारण है। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट जो है वहां पर सिर्फ एक पर्टिकुलर रीजन से जजेस नहीं आते हैं या फिर जो वकील है वो नहीं आते हैं, है ना। जजेस है, लॉयर्स है, वो डिफरेंट पार्ट ऑफ इंडिया से आते हैं।
सदर्न इंडिया से भी आएंगे, ईस्टर्न इंडिया से भी आएंगे, वेस्टर्न इंडिया से भी आएंगे, नदर इंडिया से भी आएंगे। तो इसलिए क्या है कि वो जो एक कॉमन लैंग्वेज है वो यहाँ पर हम इस्तेमाल करेंगे। कॉमन लैंग्वेज कौन सी है? तो इंग्लिश जो है वो भाई कॉमन लैंग्वेज है। इससे यहाँ पर क्या है कि बिना इंग्लिश के यूज के यहाँ पर जो ड्यूटी है वो डिस्चार्ज करना काफी मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए है कि जितने भी जजमेंट्स है वो यहाँ पर डिलीवर किए जाते हैं इंग्लिश में ही, ठीक है। और उसी के साथ यहाँ पर ट्रांसलेट जरूर होता है कि ट्रांसलेशन जो है वो यहाँ पर दिया जाएगा, ठीक है, इनिशिएट किया जाएगा। रीजनल लैंग्वेजेस में सिग्निफिकेंस क्या है? यूनिफॉर्मिटी रहती है कि पूरे भारत में एक लैंग्वेज जो है वो यहाँ पर समझ में आ रही है। देन उसके बाद इजी एक्सेस जो है वो मिल जाता है कि भाई लॉयर्स को, जजेस को एक इजी एक्सेस रहता है, समझने में बताने में दिक्कत नहीं होती है। सीमलेस यहाँ पर ट्रांसफर जो है वो हो जाता है ना। जजेस जो एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट में इजीली ट्रांसफर, केरला का हाई कोर्ट भी यहाँ पर आ सकते हैं, आसाम के हाई कोर्ट भी यहाँ पर आ सकते हैं। तो बेसिकली क्या है, ट्रांसफर भी सीमलेसली हो सकती है। एक यूनिफाइड स्ट्रक्चर हो जाता है, एक साथ सबको बांध दिया जा सकता है इंडियन जुडिशियल सिस्टम में। लैंग्वेजेस जो है लिंक किए जाते हैं, तो इंग्लिश लैंग्वेज जो है वो एक लिंक की तरह सर्व करती है कि अलग अलग लैंग्वेजेस से आप भले ही हो लेकिन एक ब्रिज की तरह इंग्लिश लैंग्वेज जो है वो काम करेगी। तो ये यहाँ पर देखने को मिल रहा है। चलो समझ में आया। एक्सपेंडिचर, इलेक्शन एक्सपेंडिचर लिमिट जो है उसको इंक्रीज करने की बात हो रही है। अभी यहाँ पर क्या है, रिसेंटली एक्सपेंडिचर लिमिट जो है कैंडिडेट की लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी से इंक्रीज किए गए 4 लाख टू 70 लाख का, 70 लाख टू 95 लाख ये यहाँ पर इंक्रीज किया गया है, ठीक है। तो ये आपको बस इतने ध्यान में रखना है कि भाई इंक्रीज किया गया है, बाकी इसमें कुछ खास है नहीं या देखने लायक, ठीक है। बस एक है यहाँ पर कि कॉस्ट, मतलब कमिटी जो है उसने फाउंड किया है कि नंबर ऑफ इलेक्टर एंड कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स जो है सिंस 2014 ये यहाँ पर उन्होंने देखा है। तो कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स क्या है? ये यूज किया जाता है प्राइस ऑफ गुड्स एंड एसेट्स, मतलब इन्फ्लेशन समझ लो, ईयर बाय ईयर कितना बढ़ रहा है, महंगाई ईयर बाय ईयर कितनी बढ़ रही है ना। तो उसके हिसाब से यहाँ पर देखा उन्होंने कि भाई एक्सपेंडिचर भी बढ़ता है। मतलब पहले अगर समझ लो एक दारू की बोतल देने में, लोगों को एक दारू की बोतल देने में 100 रुपए लगते थे, लेकिन अब महंगाई बढ़ गई है, अब 300 रुपए लग रहे हैं, तो मतलब ट्रिपल खर्चा हो रहा है। तो इसलिए जो एक्सपेंडिचर, इलेक्शन एक्सपेंडिचर है वो भी तो यहाँ पर इंक्रीज करना पड़ेगा। तो ये चीज यहाँ पर आ गई है। देन उसके बाद यहाँ पर इलेक्शन एक्सपेंडिचर लिमिट्स बताई गई है, कहाँ बताई गई है, लीगली यहाँ पर स्पेंड कर सकते हैं इलेक्शन कैंपेन में, इतना ही पैसा वो स्पेंड कर सकते हैं। ये हमने पॉलिटी के इसमें देखा हुआ है ना, इलेक्शन में एक्सपेंडिचर कितना हुआ है वो भी उनको बताना पड़ता है, डिक्लेयर करना पड़ता है कि इतना इतना खर्च हमने किया है। और उसी के साथ यहाँ पर इलेक्शन कंप्लीट होने के बाद 30 डेज के अंदर अंदर, विद इन 30 डेज, तो ये दिन कभी कभार फैक्चुअली इम्पोर्टेंट रहते हैं, ठीक है। देन उसके बाद यहाँ पर दिसंबर 2019 में प्राइवेट मेंबर बिल जो इंट्रोड्यूस किया गया था, जिसमें था जो कैप है इलेक्शन स्पेंडिंग पे, कैंडिडेट ये हटा दो, ये जो कैप है वो रखो ही मत, ये यहाँ पर देखा गया। अब देखो क्वेश्चन इसमें कैसे आ सकता है, एक तो ये सीधे सीधे फैक्चुअल चीजें आ सकती है जो अभी हमने यहाँ पर देखी। चलो, प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम सेक्सुअल हरासमेंट एक्ट 2013। अब यहाँ पे क्या है कि जो काम पर जाती है महिलाएं, ठीक है, तो सेक्सुअल हरासमेंट होता है, इससे रिलेटेड एक आधा कोई गाइडलाइन पता है आपको? विशाखा गाइडलाइन। विशाखा गाइडलाइन। सही बात है। राजस्थान से। हाँ, तो ये क्या था, सुप्रीम कोर्ट का जो विशाखा गाइडलाइंस है, ये क्या बोल सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट का क्या था? जुडिशियल वो था, एक्टिविज्म, जुडिशियल एक्टिविज्म था। तो यहाँ पे क्या है, प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम सेक्सुअल हरासमेंट एक्ट है। इसमें बेसिकली क्या है कि जो महिलाएं हैं उनका सेक्सुअल हरासमेंट होता है, उसके लिए यहाँ पर रोक लगाई जाती है। तो रिसेंटली क्या हुआ, एक पिटीशन फाइल की गई सुप्रीम कोर्ट में, जहां पर गाइडलाइन जो है, जो बॉम्बे हाई कोर्ट के द्वारा इशू की गई थी, उसको चैलेंज किया। प्रोविजन चैलेंज करता है पर्टेनिंग टू ब्लैंकेट बार ऑन द पार्टीज एंड एडवोकेट्स फ्रॉम शेयरिंग रिकॉर्ड्स इंक्लूडिंग ऑर्डर एंड जजमेंट विद द मीडिया। कोई यहाँ पर शेयरिंग जो है वो नहीं होगी। ये फॉर्म किया गया है JS पटेल के द्वारा बॉम्बे हाई कोर्ट के। अब यहाँ पर आर्ग्यूमेंट क्या है, अगेंस्ट द स्पिरिट ऑफ आर्टिकल 19। ये आर्टिकल 19 के अगेंस्ट में क्यों है? ये आर्ग्यू करता है ब्लैंकेट बार जो लगाया जा रहा है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन अंडर आर्टिकल 19 में जो किया गया है, राइट टू स्पीच, ये यहाँ पर कर्ब किया जा रहा है जस्टिस से इंटरफेयर करने में। इंफॉर्मेशन जो है, राइट टू इंफॉर्मेशन, ये यहाँ पर इंकरेज की जा रही है कि भाई इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करना, है ना। तो ये चीज जो है, मतलब इंफॉर्मेशन आप शेयर ही नहीं कर सकते हो, ये इंफॉर्मेशन आपको बाहर देनी नहीं है, मीडिया को देनी नहीं है, ये यहाँ पर गलत है। सप्रेशन ऑफ वुमेन्स वॉइस, यहाँ पर ये टूल सर्व कर सकता है पावरफुल मेन टू कंटिन्यू सेक्सुअल हरासमेंट,
कि भाई यहाँ पर क्या है, वो कंटिन्यू करते रहेंगे सेक्सुअल हरासमेंट, पता ही नहीं रहेगा, बाहर कोई चीज आई नहीं रही है, पता ही नहीं चल रही है लोगों को कि ऐसा कुछ हो रहा है। तो लोग जो है, ये शायद न्यूज़पेपर में भी कवर किया था ये वाला आर्टिकल, क्योंकि याद आ रहा है मुझे। तो ये है विशाखा एंड अदर्स आया था, तो विशाखा गाइडलाइंस देखने को मिल रहे थे, है ना। विशाखा गाइडलाइन निकल के आई थी, उसी के तहत ये सारी चीजें जो है वर्क प्लेस पे नहीं होना चाहिए, वो सब देखने को मिला। और फिर उसके बाद यहाँ पर क्या है, एक कंप्लेंट मैकेनिज्म जो है वो यहाँ पर स्थापित किया जाना चाहिए। मतलब क्या है कि हर कोई भी कंपनी है, कोई भी वर्क प्लेस है, वहां पर एक कंप्लेंट के लिए मैकेनिज्म रहेगा, उसमें कमेटी रहेगी, एक कंप्लेंट कमेटी रहेगी, वो एक इंटरनल कंप्लेंट कमेटी जो है वो कॉन्स्टिट्यूट की जाएगी, और 10 या मोर एम्प्लॉइज है वहां पर। कंप्लेंट कमेटी जो है सिविल कोर्ट्स का पावर है कि भाई एविडेंसेस जो है गैदर कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, ठीक है। एंड पेनल्टीज जो है प्रिस्क्राइब की जा सकती है एम्प्लॉयर्स के ऊपर, मतलब एम्प्लॉयर जो है पेनल्टी यहाँ पर प्रिस्क्राइब कर सकते हैं एम्प्लॉयर्स के ऊपर। एंड अगर वो कंप्लायंस में नहीं करते हैं, भाई जो भी यहाँ पर बताया गया है वो नहीं करते हैं, तो ठीक है। बाकी इतना ही यहाँ पर इम्पोर्टेंट है इसके बारे में। एक शी बॉक्स भी है, शी बॉक्स भी पता होगा आप लोगों को कि भाई वहां पर कंप्लेंट जो है डाल सकते हो आपकी, कोई भी अगर सेक्सुअल हरासमेंट हो रहा है तो वहां पर सीधा बॉक्स में डाल दो, है ना। उसका वर्क स्टेटस क्या है कोई मायने नहीं रखता है, आप सीधा अगर आपको हरासमेंट हो रहा है तो आप कंप्लेंट बॉक्स जो उसमें डाल सकते हो। देन मैरिटल रेप, इसका क्रिमिनलाइजेशन होना। अभी टाइम क्या हो रहा है, 9:30 हो गए। मैरिटल रेप ये लास्ट वाला देखते हैं, फिर उसके बाद अपन बाद में देखेंगे बाकी का। तो क्रिमिनलाइजेशन ऑफ मैरिटल रेप है, रिसेंटली यहाँ पर क्रिमिनलाइजेशन जो है मैरिटल रेप का ये फाइल किया गया दिल्ली हाई कोर्ट में। मैरिटल रेप मतलब क्या होता है, कार्तिक बताओ। सर मतलब आफ्टर मैरिज भी अगर विदाउट कंसेंट सर सेक्सुअल एक्ट होता है विदाउट कंसेंट ऑफ वाइफ, उसको सर मैरिटल रेप कहते हैं। तो फिर ये जो चीज है मैरिटल रेप की, तो ये जो कोर्ट ने बोला था कि भाई ये मैरिटल मतलब कि ये जो है रेप में कंसिडर नहीं होगा। अगर शादी हो जाती है तो वो हस्बैंड की प्राइवेट प्रॉपर्टी है जो महिला है वो। तो क्या ये सही था या गलत था? सर बोथ सर, मतलब दोनों सही भी है और गलत भी है सर। मतलब गलत तो इसलिए सर क्योंकि उसमें अगर जैसे अगर मैरिटल रेप को वो कर देते हैं तो सर उसमें प्रूफ जो होएगा, प्रूफ क्या होएगा कि रेप का है। जैसे वो राइट टू प्राइवेसी ऑफ, वो भी उसका भी वायलेशन है। और गलत इसलिए क्योंकि सर अगर शादी हो जाती है इसका मतलब ये नहीं है कि मतलब कि विमेन के जो राइट है वो खत्म हो जाते हैं। बराबर है। तो ये रादर देन, मतलब ऐसा हम क्या बोल सकते हैं इसको कि रादर देन कि ये एक लीगल एस्पेक्ट में जाए, ये सोशल एस्पेक्ट में ज्यादा जाना चाहिए, ताकि सोशल अवेयरनेस जो है वो ज्यादा स्प्रेड हो। लीगली हम कितना भी इसमें बाइंडिंग कर दे, इसके दो पर्सपेक्टिव, जैसे ये भी हो सकता है जैसे डोमेस्टिक वायलेंस है, तो डोमेस्टिक वायलेंस जो है बड़ा है, लेकिन कई बार ऐसा हुआ है कि जो केसेस है, जैसे महिला अगर कोई विमेन है उसको अगर हस्बैंड पसंद नहीं है तो उस पर केसेस डाल दे कि भाई इसने ऐसा किया है। तो ऐसे भी कई सारे केसेस जो है वो देखने को मिले। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मेन चीज इसमें से कौन सी है कि 104 कंट्रीज जो उन्होंने यहाँ पर क्रिमिनलाइज किया है मैरिटल रेप को, और उसमें इंडिया, सऊदी अरेबिया, पाकिस्तान और चाइना नहीं है। ये 4 कंट्रीज बहुत इंपॉर्टेंट है, इंडिया, सऊदी अरेबिया, पाकिस्तान और चाइना, ठीक है। ये 4 कंट्री ध्यान में रखना, ये पूछे जाएंगे। 80% चांसेस है मैरिटल रेप पे क्वेश्चन आया तो ये कंट्रीज के बारे में क्वेश्चन आना ही आना है। तो यहाँ पर मैरिटल इम्यूनिटी जो है उसकी बात की गई। रेप के ऊपर अगर रेप है तो फिर वो नॉर्मल जो है वो इसमें आता है कि भाई सेक्शन जो है वो लागू हो जाएगा। लेकिन मैरिटल रेप अगर आप देखोगे तो उसमें ऐसा है कि नहीं भाई रेप को बंद है, उसको हम रेप कंसिडर ही नहीं करेंगे। लेकिन बाद में ये बोला जा रहा है कि रेप इज रेप, किसी के साथ भी हो वो तो रेप है। तो ऐसा भी यहाँ पर देखने को मिला है, ठीक है। लेकिन अगर शादी हो जाती तो हस्बैंड को ऐसे गिल्टी नहीं किया जा सकता है रेप के ऊपर, ऐसा कोर्ट के द्वारा भी बोला गया था। अब यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया जो है वो फर्स्ट कॉमन लॉ कंट्री बना था जिसने रिफॉर्म जो है 1976 में पास किया था। फेमिनिज्म निकला था, फेमिनिज्म जो है वो निकला तो फिर हो गया, जो फेमिनिज्म है उसके लिए अलग अलग कानून जो है वो लाए गए। मैरिटल रेप एक्सेप्शन है सेक्शन 375 जो है इंडियन पिनल कोड का, जो एग्जाम करता है फोर्सफुल सेक्सुअल इंटरकोर्स बाय मैन विद हिज ओन वाइफ, एग्जाम करता है। यहाँ पर उसको इसमें कंसिडर नहीं होगा। अगर समझ लो कोई वाइफ है, उसने अगर बोली मेरे हस्बैंड ने रेप किया तो सेक्शन 375 में नहीं कंसिडर किया जाएगा, ठीक है। लेकिन वाइफ जो है 15 साल से ऊपर रहनी चाहिए। तो मैरिटल रेप एक्सेप्शन इसको बोला जाता है। तो ये वायलेट करता है, जो महिला है उसका फंडामेंटल राइट वायलेट करता है, इक्वालिटी का, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का, है ना, लिबर्टी का, डिग्निफाइड लाइफ जीने का।
तो ये चीज यहाँ पर आती है, बाकी तो कुछ ये नहीं। उसमें एक केस यहाँ पर ध्यान में रखना, जस्टिस JS वर्मा कमेटी रिकमेंडेशन आए थे यहाँ पर, उन्होंने यहाँ पर निर्भया गैंग रेप जो हुआ था उसके बाद जो है वो ये दिए थे, मतलब ये रेप से रिलेटेड है, जस्टिस वर्मा कमेटी, ये ध्यान में रखना, ठीक है। तो आसाम मेघालय बॉर्डर डिस्प्यूट, ये न्यूज़पेपर एनालिसिस में मैंने कवर किया था, आप लोगों ने देखा था। आसाम और मेघालय जो है ये बॉर्डर शेयर करते हैं एक दूसरे के साथ, है ना, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स है। तो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में टोटल कौन कौन से स्टेट्स है, उनकी कैपिटल है, बताओ कार्तिक। सर नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में नागालैंड, अरुणाचल कैपिटल क्या प्रदेश, है, नागालैंड की कैपिटल क्या है? कोहिमा। कोहिमा, चलो। हाँ। और उसके बाद अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल क्या है? अरुणाचल प्रदेश की शायद ईटानगर। नेक्स्ट। उसके बाद में मिजोरम मिजोरम की कैपिटल क्या है? मिजोरम की शायद इम्फाल। मिजोरम की इम्फाल। हाँ सर। प्रद्युमन क्या है? एजवाल है ना, एजवाल ए से आता ना, नहीं, इम्फाल ही है सर। क्या आता है, बराबर है, लेकिन क्या है? सर AIZAL एजवाल। ओके, चलो नेक्स्ट। मिजोरम की एजवाल है क्या सर? हाँ, एजावल। अच्छा, उसके बाद में उसके बाद मणिपुर मणिपुर की। उसके बाद सर मणिपुर की है, मणिपुर की इम्फाल। मणिपुर की इम्फाल। उसके बाद में त्रिपुरा की है अगरतला। ओके। और एक स्टेट शायद कौन सा रह रहा है? असम की मेघालय। आसाम की मेघालय। सॉरी, असम की गुवाहाटी। आसाम की गुवाहाटी है? सर गुवाहाटी तो है असम। कंफर्म? शीतल, आसाम की कैपिटल क्या है? शिलोंग। मेघालय की शिलोंग है। शिलोंग मेघालय के। प्रद्युमन बताओ। दिसपुर। तो ये जो मेघालय है और आसाम है, उनके बीच में बॉर्डर डिस्प्यूट जो है काफी साल से चल रहा था। और बॉर्डर डिस्प्यूट बेसिकली क्या है कि कौन जो बॉर्डर इलाके हैं तो वो किसके हैं, इस पे बॉर्डर डिस्प्यूट जो है वो चल रहा था। तो इसमें टोटल 12 बॉर्डर डिस्प्यूट हो रहे थे। उसमें से अभी फर्स्ट फेज, 2 फेजेस लिए उन्होंने। तो फर्स्ट फेज में उन्होंने क्या किया है, पहले जो 6 हैं जो काफी छोटे थे और काफी इजी थे रिजॉल्व करना, वो रिजॉल्व कर लिए। दूसरे जो है जो कॉम्प्लेक्स है वो उन्होंने दूसरे फेज के लिए रखे। तो पहले 6 उन्होंने यहाँ पे कवर कर लिए हैं, ठीक है। तो वो इम्पोर्टेंट चीज है, बाकी कुछ नहीं। आपको बस ये पता रहना चाहिए आसाम और मेघालय जो है कौन कौन से स्टेट्स को बॉर्डर करते हैं और कौन कौन सी कंट्रीज को बॉर्डर करते हैं, ये एक पहली चीज आपको पता रहना चाहिए। और आसाम मेघालय ये 885 किलोमीटर लॉन्ग बॉर्डर जो है वो शेयर करते हैं। एंड उसी के साथ साथ यहाँ पर डिस्प्यूटेड जो भी टेरिटरीज है वो यहाँ पे दी हुई है। वो सारी डिस्प्यूटेड टेरिटरी याद रखने की जरूरत नहीं है। देन उसके बाद यहाँ पर मेघालय जो है वो आसाम से बाहर निकला था, ठीक है, अंडर आसाम रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1971। एंड उसके साथ यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट जो है, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट जो हमें अलग अलग हिल एरिया में देखने को मिलते हैं, तो उसमें डिस्प्यूट जो है वो अराइज हो गए थे। और काफी सारे इसमें मेजर्स लिए गए। अभी क्या है, बेसिकली दोनों जगहों पर अगर देखा जाए तो जो बीजेपी बैक्ड, एक तो आसाम में तो खैर बीजेपी की है, लेकिन क्या है जहां जहां पर बीजेपी बैक्ड हमें गवर्नमेंट देखने को मिलती है उसमें डिस्प्यूट जल्दी रिजॉल्व हो जाते हैं। ऐसी बहुत सारे स्टेट्स हैं जहां पर बॉर्डर डिस्प्यूट जो है वो देखने को मिलते हैं, ठीक है। डिफरेंट स्टेट्स अगर हम देखते हैं तो कर्नाटका महाराष्ट्र के बीच में भी देखने को मिल रहा है, ओडिशा बॉर्डर डिस्प्यूट जो है वो भी देखने को मिलता है। तो ऐसे बॉर्डर डिस्प्यूट देखने को मिलते रहते हैं। चलो, कृष्णा वाटर डिस्प्यूट जो है वो देख लेते हैं। कृष्णा वाटर डिस्प्यूट क्या है? अब कृष्णा नदी जो है वो कहाँ कहाँ से बहती है, कहाँ से उसका ओरिजिन है? चलो अपना कार्तिक, शीतल बताओ कि जो कृष्णा वाटर मतलब कृष्णा नदी है वो उसका उगम कहाँ से होता है? सातारा से, महाराष्ट्र सातारा डिस्ट्रिक्ट से होता है।
और महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश ऐसे देती है। अच्छा, और उसके ट्रिब्यूटरी तुंगभद्रा, घाटप्रभा, मालप्रभा, दूधगंगा, पंचगंगा, कोयना, भीमा, मुसी, वारणी। जो स्टेट्स है वो आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, कर्नाटका। और यहाँ पे क्या है कि जो वाटर है वो कितना जाएगा, क्योंकि क्या होता है कि कहीं पर भी अगर वाटर डिस्प्यूट, मतलब क्या है कि हर हर राज्य को पानी की जरूरत पड़ती है। हर राज्य चाहता है कि भाई हमको पानी मिले, और वो पानी जो है वो नदी के थ्रू मिलता है। तो कोई नदी के, अब एक नदी जो है एक राज्य से नहीं जाती है, अलग अलग राज्यों से जाती है। तो अब जब अलग अलग राज्यों से जाती है तो कौन से राज्यों को कितना पानी मिलेगा, इस पे कंट्रोवर्सी जो है खड़ी हो जाती है, इसलिए कॉन्फ्लिक्ट जो है मोस्टली हमें देखने को मिलता है। ठीक है, इसी से रिलेटेड एक और जो निकलता है वो क्या है, वाटर लिंकिंग प्रोजेक्ट। जो लिंक किया जाता है, अलग अलग रिवर्स को लिंक किया जाता है। लिंकिंग का मतलब क्या है, समझ लो एक ये नदी है, ये दूसरी नदी है। अब ये नदी में ज्यादा पानी है, जरूरत से ज्यादा, ये नदी में जरूरत से कम पानी है, तो इसको लिंक किया जाएगा। इसमें से जो एक्स्ट्रा पानी है वो ये रिवर में डाल दिया जाएगा, जिससे कि ये बेसिन पे जो लोग रह रहे हैं उनको भी पानी मिल जाएगा, है ना। तो ये देखने को मिलता है। बाकी आपको जो कृष्णा रिवर है उसके बारे में पता रहने को ना, प्लस यहाँ पर जो नल्ला मल्ला हिल्स है, मतलब वहां पर समझ लो अभी जो जहाँ कृष्णा रिवर बेसिन है उसमें जो नेशनल पार्क आते हैं, जो ये आते हैं, क्या बोलते हैं उसको, टेकड़ियां आती है, वो सारी चीजें पता रहना जरूरी है। सही में, ठीक है, ये ध्यान में रखना। चलो नेक्स्ट इस पे जाते हैं। अभी ये कृष्णा वाटर, हाँ, ये वाटर डिस्प्यूट जो इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट होता है तो उसके बारे में थोड़ा पॉलिटी पता रहना चाहिए। ये कृष्णा डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल जो है वो सेटअप किया गया था इंटर स्टेट रिवर डिस्प्यूट एक्ट 1956 के तहत। ठीक है, और उसी के साथ साथ यहाँ पर जो बोर्ड है वो भी देखने को मिलता है। देन उसके बाद यहाँ पर तेलंगाना बन गया था। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन में देखा जाए तो आर्टिकल 262 ये जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, ये यहाँ पर इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट जो है उसके लिए यहाँ पर एडजुडिकेशन प्रोवाइड करता है। तो ये पॉलिटी पर्सपेक्टिव हमने देखा है पॉलिटी में, है ना, जो इंटरस्टेट डिस्प्यूट होता है उसके लिए। देन उसके बाद यहाँ पर और इम्पोर्टेंट चीज क्या है, कृष्णा रिवर ओरिजिनेट होती है महाबलेश्वर के पास, सातारा, महाराष्ट्र। सेकेंड बिगेस्ट रिवर है पेनिनसुलर इंडिया में, गोदावरी रिवर के बाद। ड्रेनेज अगर आप देखोगे तो महाराष्ट्र 303 किलोमीटर, देन उसके बाद कर्नाटका यहाँ पर 480 किलोमीटर, देन रेस्ट ऑफ 1300 किलोमीटर जर्नी जो है वो तेलंगाना, आंध्र प्रदेश जो है वहां पर वो पूरी करती है। ठीक है, ट्रिब्यूटरीज में तुंगभद्रा है, मल्लाप्रभा है, कोयना है, भीमा है, ये सारी जो ट्रिब्यूटरीज है वो भी पता रहने को ना, ये यहाँ से निकलकर पूरी यहाँ तक वो जा रही है। ठीक है, तो लेंथ वाइज भी पता रहने को ना, कहाँ पर ज्यादा है कहाँ पे कम है। और जो मैंने बोला था रिवर बेसिन, जो बेसिन इलाका होता है, मतलब उसमें ये जैसे किलोमीटर में है तो बेसिन किलोमीटर स्क्वायर है ना, उसमें हम देखते हैं। तो वो भी आपको पता रहना चाहिए। दोनों आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि कहाँ पर लेंथ वाइज पूछा गया है या बेसिन वाइज पूछा गया है। तो ये दोनों ही चीजें आपको पता रहने को ना। देन उसके बाद यहाँ पर सर्वे ऑफ डिफेंस लैंड यूजिंग मॉडर्न टेक्नोलॉजी। अभी यहाँ पे क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस जो है उसने कंक्लूड किया है सर्वे नियरली 18 लाख एकर्स ऑफ डिफेंस लैंड जो स्कैटर्ड हुई है अक्रॉस 5000 पॉकेट्स अक्रॉस द कंट्री, जहाँ पे प्लानिंग प्रिवेंटिव एनक्रोचमेंट जो है वो यहाँ पर हो सकते हैं, मतलब डिफेंस के लिए बेसिकली वो यूज की जा सकती है। तो अभी इसमें अगर हम देखते हैं तो फर्स्ट टाइम इंडिपेंडेंस के बाद एंटायर डिफेंस लैंड जो है उसको सर्वे किया गया है, नहीं तो अब तक ऐसा नहीं हुआ था। तो ये एक प्रोमिनेंट क्वेश्चन बन सकता है, स्टेटमेंट आ सकता है कि इंडिपेंडेंस के बाद पहली बार ऐसा हुआ है। तो मोस्टली हमको क्या लगता है यार इतने साल बीत गए, ऐसा थोड़ी होगा कि पहली बार सर्वे हुआ होगा, लेकिन ये एक इंपॉर्टेंट चीज है जो प्रीलिम्स में आपको आ सकती है। और इसमें क्या है, जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है उसका यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है, मतलब मॉडर्न सर्वे टेक्नोलॉजी जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक टोटल स्टेशन जो है उसका इस्तेमाल किया गया है, डिफरेंशियल ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम जो है उसका इस्तेमाल यहाँ पे किया गया है सर्वे के लिए। ठीक है, अब इसमें ETS मतलब क्या होता है, या ऐसा भी स्टेटमेंट आ सकता है कि भाई इलेक्ट्रॉनिक टोटल स्टेशन क्या है, या फिर DGPS क्या है। तो ये ETS क्या है, इंटीग्रेटेड है विद इलेक्ट्रॉनिक डिस्टेंस मेजरमेंट, जिससे कि वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल एंगल जो है, भली वो वर्टिकल एंगल हो भली वो हॉरिजॉन्टल एंगल हो, सभी एंगल जो है यहाँ पर देख सकते हैं, जो स्लोप है वो भी मेजर किया जा सकता है। और इसमें क्या है, एडवांस फॉर्म है GPS नेविगेशन का, जो GPS टेक्नोलॉजी के थ्रू प्रॉपर एक्यूरेसी के साथ हम पोजीशन जो है वो ले सकते हैं। ड्रोन इमेजनरी, सैटेलाइट इमेजनरी जो सर्वे है ये भी यहाँ पर लिया जाता है जिससे कि वो रिलायबल हो जाए, है ना। ये सारी ड्रोन इमेजनरी देखने को मिलती है। 3D मॉडलिंग टेक्निक जो है वो भी यहाँ पर पाई गई है।
अब इसके वजह से क्या है, इसके वजह से यहाँ पर एक्साइज जो है 18 लाख डिफेंस लैंड जो है वो यहाँ पर लिया गया है। इसके थ्रू, इसके वजह से हमारा मॉडर्न टेक्नोलॉजी जो है वो भी यहाँ पर काफी सक्षम हुए हैं हम, और उसी के साथ साथ यहाँ पर जो समझ लो कि जो एक डिफेंस रिलेटेड जो चीजें हैं वो भी यहाँ पर काफी ज्यादा उभर कर आ रही है। तो ये चीज यहाँ पे इतनी चीजें बस आपको ध्यान में रखने की है। देन ई पासपोर्ट है, इंडिया का ई पासपोर्ट, पासपोर्ट सेवा प्रोग्राम। ई पासपोर्ट मतलब क्या है, जैसे हमको फिजिकल पासपोर्ट मिलता है, अब यहाँ पर ई पासपोर्ट देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये ई पासपोर्ट जो है वो इशू किया जाएगा सिटीजन्स को, और उसी के साथ साथ यहाँ पर ई पासपोर्ट मतलब क्या है कि हमको फिजिकली जो हम पासपोर्ट लेके चल रहे हैं उस तरीके से नहीं, जो हमको फिजिकली पासपोर्ट आता है ना, ये यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स टाटा कंसल्टेंसी सर्विस लिमिटेड TCS के थ्रू यहाँ पर किया गया है। और इसमें पासपोर्ट प्रोसेसिंग जो अभी हमें देखने को मिलता है, अभी आपको पता होगा पासपोर्ट हमको कैसे मिलता है, तो इसमें पासपोर्ट जो है वो ई पासपोर्ट मिलेंगे। इसमें क्या रहेगा, अभी पासपोर्ट सेवा प्रोग्राम किस तरीके का रहेगा, तो इसमें जो सेवरल मिशन मोड प्रोजेक्ट्स हैं इंडिया के, इसमें एक्चुअली ई गवर्नेंस प्लान जो है, क्योंकि ई गवर्नेंस की तरफ हम जा रहे हैं। गवर्नेंस मतलब क्या है, हमने गवर्नेंस कोर्स में देखा है कि जो गवर्नमेंट काम कर रही है, अच्छा बुरा डजंट मैटर, जो भी काम कर रही है उसको गवर्नेंस हम बोलते हैं। तो ई गवर्नेंस मतलब क्या है, हम डिजिटल फॉर्मेट में जा रहे हैं, है ना। तो उसी तरीके से ई पासपोर्ट जो है वो ई गवर्नेंस का एक पार्ट है, ई गवर्नेंस प्लान का एक पार्ट है। तो ये चीज यहाँ पे ध्यान में रखनी है। अब इसमें फीचर्स अगर हम देखते हैं तो बायोमेट्रिक टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये सारी चीजें जो है वो रहने वाली है। तो ये कुछ कुछ चीजें जो है, जैसे ये फीचर पता रहने को ना थोड़े बहुत, ई पासपोर्ट जो है वो क्यों बोला जा रहा है, क्योंकि इसमें नए जो टेक्नोलॉजिकल फीचर्स है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मोस्टली इसमें लिया जा रहा है, ठीक है। उसका सिग्निफिकेंस क्या रहेगा, जो ट्रेडिशनल पासपोर्ट है उसमें अपग्रेडेशन देखने को मिल रहा है, ये एक बहुत बड़ा अपग्रेडेशन है ना। इमिग्रेशन जो है उसमें काफी फायदा होगा। नहीं तो नॉर्मली क्या होता है, जब भी आपको कोई आउट ऑफ कंट्री जाना है तो सबसे पहले आपको पासपोर्ट के थ्रू वीजा निकालना पड़ता है, वीजा मिलता है, देन उसके बाद आप जब एयरपोर्ट पे जाते हो तो एयरपोर्ट पे आपने बोर्डिंग पास वो सब ले लिए, बोर्डिंग पास लेने के बाद आपको इमिग्रेशन में जाना पड़ता है, इमिग्रेशन क्रॉस करने के बाद आप फ्लाइट जो है वो सिक्योरिटी चेक इन एंड देन फ्लाइट जो है बोर्ड कर सकते हो। तो ये जो इमिग्रेशन है इसमें काफी टाइम जाता है, आपको पासपोर्ट दिखाओ, आपकी आंखें दिखाओ, हाथ दिखाओ, नाक दिखाओ, मुंह दिखाओ, सब वो करना पड़ता है। तो इससे बेटर है भाई, यहाँ पर अगर जैसे अब दुबई जाते हैं हम, तो दुबई में क्या होता है, इमिग्रेशन पे कोई भी खड़ा नहीं होता है। जब हम बाहर निकलते हैं तो इमिग्रेशन के लिए कोई नहीं होता है, वहां पे एक बॉक्स में आप चले गए, अब बॉक्स में कैमरा लगा हुआ है, कैमरे में आपने देख लिया, अपने आप दरवाजे खुल जाते हैं। तो वो बेसिकली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो ले रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से होता है, अलग अलग सॉफ्टवेयर जो है वो इसमें इस्तेमाल किए जा रहे हैं, ये सब हो रहा है। और उसी के साथ साथ इसके वजह से क्या होगा, इमिग्रेशन प्रोसेस जो है काफी आसान हो जाएगी, एविएशन ऑर्गेनाइजेशन जो है इसको काफी अच्छा मिलेगा, इसमें बेहतरी जो है वो आ सकती है, बाकी कुछ खास नहीं है। देन यूनिफॉर्म सिविल कोड, यूनिफॉर्म सिविल कोड पता ही होगा क्या है, कि अलग अलग रिलीजन जो होते हैं, है ना, उसके अलग अलग लॉ होते हैं, कानून होते हैं, तो भाई एक ही तरीके का कानून जो है वो लेकर आ जाओ। तो इसलिए यूनिफॉर्म सिविल कोड जो इम्प्लीमेंट करने के डायरेक्टिव्स यहाँ पर दिए गए, PIL जो है वो दाखिल की गई। अब इसमें PIL क्या है ये भी पता रहना जरूरी है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, है ना, मतलब किसी के बिहाफ में हम पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन जो है वो कोर्ट में डाल सकते हैं। तो ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल जो आर्टिकल 44 इसने रिक्वेस्ट किया है लॉ कमीशन ऑफ इंडिया कि वो वेरियस इश्यूज जो है UCC यूनिफॉर्म सिविल कोड से रिलेटेड ले। तो अभी मुझे बताओ शीतल, आप यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में आपको क्या पता है? वही मोस्टली रिलीजन के ही, या मतलब सब, तो मतलब यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब ये होता है कि एक किसी पर्टिकुलर एरिया के सभी जो लॉज होते हैं उसको एक साथ चेक के लाना, ऐसा होता है। इसमें प्रॉब्लम जो है वो यही है कि भाई जो कम्युनल पॉलिटिक्स है, कॉन्स्टिट्यूशनल हर्डल है कि हर किसी को अपने हिसाब से जो मतलब रिलीजन है वो अपनाने का अधिकार है, प्रोपोगेट करने का अधिकार है, ये देखने को मिलता है। चलो, प्रधानमंत्री फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइज स्कीम जो है ये यहाँ पे लाई गई, और ये स्कीम के तहत क्या हुआ है, ये इसमें मतलब फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज जो है इन्होंने वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट जो है वो यहाँ पे लॉन्च किया है, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट ब्रांड्स, ठीक है। मतलब इसके तहत क्या होगा कि भाई यहाँ पर एक कोई पर्टिकुलर जो प्रोडक्ट है वो सिलेक्ट किया जाएगा कि कोई पर्टिकुलर इसमें, जैसे आपकी कोई स्किल है तो आपकी स्किल को प्रमोट करो, वैसे ही कोई पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट है उसमें कोई अगर कोई प्रोडक्ट है तो उसको प्रमोट करो, उसकी ब्रांडिंग करो, उसकी मार्केटिंग करो, है ना।
तो वो किया जा रहा है। तो 6 ब्रांड जो है इसमें अमृत फल, इसमें कोरी गोल्ड, कश्मीरी मंत्र, मधु मंत्र, सोमदाना, होल व्हीट कुकीज, ये सब देखने को मिल रहा है। देन उसका ये लॉन्च किया गया है आत्मनिर्भर अभियान के तहत। आत्मनिर्भर अभियान मतलब स्वावलंबी बनो। इसमें है कि कॉम्पिटिटिवनेस जो है वो एनहांस किया जाए, है ना। इंडिया के जो प्रोडक्ट्स हैं उनको मार्केट में लाया जाए, उनको प्रमोट किया जाए, उनको ओवरऑल पूरे ग्लोब में भेजा जाए। तो ये वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट अप्रोच यहाँ पे है, जिससे कि सभी को फायदा मिलेगा। और प्लस यहाँ पर प्रमोशन होने के साथ साथ कॉम्पिटिटिवनेस जो है वो भी यहाँ पर बनेगी। 5 साल के लिए ये स्कीम जो है वो देखने को मिलेगी, तो इसलिए ये स्कीम बहुत इंपॉर्टेंट है। फीचर्स क्या क्या है? वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट अप्रोच, इसमें फ्रेमवर्क प्रोवाइड किया जाएगा फॉर वैल्यू चेन डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसको भी सपोर्ट किया जाएगा। उसके साथ साथ क्लस्टर जो है वो भी यहाँ पर रहेगा, जिसमें मोर देन वन एडजेसेंट डिस्ट्रिक्ट जो है स्टेट में वो भी लिए जाएंगे। स्टेट को यहाँ पर फूड प्रोडक्ट जो है डिस्ट्रिक्ट के लिए देखा जाएगा किस तरीके से रॉ मटेरियल जो है मिलेगा, मतलब बेसिकली सप्लाई चेन जो है वो भी सही तरीके से रखी जाएगी। एंड ये जो है ये पेरिशेबल प्रोड्यूसेस जो है उसमें भी रह सकते हैं, तो ये आ सकता है कि भाई इट इज नॉट रिलेटेड टू पेरिशेबल प्रोडक्ट्स, स्टेटमेंट आ सकता है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। बाकी फोकस एरिया इसमें है कैपेसिटी बिल्डिंग करना है, रिसर्च करना है, फाइनेंशियल सपोर्ट जो है वो प्रोवाइड करना है। तो ये सारी चीजें इसमें निकल कर आ रही है कि फाइनेंशियल सपोर्ट भी काफी ज्यादा देने वाला है। इसमें सब्सिडी जो है 35% है ना, सीलिंग जो है अप टू ₹10 लाख पर यूनिट, एंड क्रेडिट लिंक ग्रांट जो है 35% डेवलपमेंट कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, ये भी यहाँ पर दी जाएगी। तो 35% याद रखना है। मार्केटिंग ब्रांडिंग जो है ये भी बहुत जरूरी रहता है, तो इसके लिए भी काफी सारी चीजें की जाएगी। और इसमें अगर आप देखोगे तो ट्रेनिंग जो है, ट्रेनिंग मार्केटिंग की कैसी करनी है, एक कॉमन ब्रांड जो है वो कैसे डेवलप करना है, पैकेजिंग कैसी करनी है, स्टैंडर्डाइजेशन कैसे करना है, क्योंकि जब भी फूड प्रोडक्ट होता है तो उसको स्टैंडर्ड फॉर्मेट रखना बहुत जरूरी रहता है। मार्केट के साथ टाई अप कैसे करना है, क्वालिटी कंट्रोल जो है ये कैसे करना है, तो ये सारी चीजें इसमें की जाने वाली है। फंडिंग जो है सेंट्रली स्पॉन्सर्ड है, सेंट्रल सेक्टर नहीं है, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड है, तो ये भी चीज ध्यान में रखना रे बाबा। 60-40 रेशियो रहने वाला है, ठीक है। क्योंकि इसकी जरूरत क्या है, अनऑर्गेनाइज फूड प्रोसेसिंग सेक्टर है कि सही तरीके से ऑर्गेनाइज नहीं हुए हैं, तो हमारे जो प्रोडक्ट है वो हमारे लोकल इसमें रह रहे हैं, वो मार्केट में आ ही नहीं रहे हैं। जैसे हल्दीराम है, काफी डेवलप हो गया, लेकिन बहुत सारे ऐसे मिठाई वाले हैं जो उससे भी अच्छी मिठाई बनाते हैं, लेकिन उनका प्रोडक्ट जो है वो मार्केट में जा ही नहीं रहा है, क्योंकि उतनी मार्केटिंग हो ही नहीं पा रही है। तो अपनी इलाके के वो मेंढक बन के रह गए, तो उनको शेयर बनाने के लिए ये जो चीजें हैं वो की जा रही है, ठीक है। इतना आपको ध्यान में रखना है, इसमें सारी टेक्नोलॉजी जो है वो इस्तेमाल की जाएगी। बाकी नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, ये पता रहना चाहिए, इसके बारे में सीधे स्टेटमेंट आ सकते हैं। तो अपेक्स ऑर्गेनाइजेशन है मार्केटिंग ऑफ कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर प्रोड्यूसर्स की, 2 अक्टूबर 1958 को फॉर्म हुई थी, एंड वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोक्योरमेंट एज वेल एज मार्केटिंग एजेंसी जो है वो इंडिया में देखने को मिलती है। ऑब्जेक्टिव है कि यहाँ पर मार्केटिंग फूड प्रोसेसिंग की वो प्रमोट करो, उसको बड़ा बनाओ, एग्रीकल्चर मशीनरी जो है उसको डिस्ट्रीब्यूट करो अच्छे तरीके से, बाहर भेजो, इनपुट्स दो, और टेक्निकल एडवाइसेस जो है वो भी यहाँ पर प्रोवाइड करो। तो ये चीज ध्यान में रखनी है। इनकम क्राइटेरिया रिमेन्स फॉर ईडब्ल्यूएस कोटा। अब ईडब्ल्यूएस बहुत बार अब देखा हुआ है यार, ये मैं अभी नहीं लेता हूँ। ये ईडब्ल्यूएस कोटा अच्छे तरीके से पता है, आर्टिकल 15-16 ये भी बहुत अच्छे तरीके से पता है, बहुत पुराना है, तो ये लेने में कोई मतलब नहीं है, पढ़ लेना है, ठीक है। देन उसका स्टेट ऑफ इंडियाज डैम्स, इंडिया के जो डैम है, इंडिया के डैम बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं बाबा। डैम का ये बताओ तो, प्रद्युमन डैम जो है वो काय के लिए यूज होते हैं, डैम का क्या क्या महत्व है? इंडिया जो है वो 3rd रैंक करता है पूरी दुनिया में इन टर्म्स ऑफ डैम्स जो है, जितने बड़े बड़े डैम्स इंडिया में देखने को मिलते हैं, बहुत बड़े बड़े, ठीक है। और 80% ऑफ नेशंस लार्ज डैम्स जो है ये यहाँ पर अब्सोल्यूट हो रहे हैं, विल बी 50 years to or 150 years old। तो अभी क्या है, डैम्स जो है वो अभी उनकी एज हो रही है, तो बेसिकली डैम बनाए जाते हैं उनके रेनफॉल पैटर्न के तहत, कैसा रेनफॉल पैटर्न है, उसके साथ साथ यहाँ पे जो मतलब स्टोरेज कैपेसिटी है वो डिक्रीज होती जा रही है। क्यों? सिल्टेशन होता है, नीचे से मड जमा होती जाती है, तो ऊपर जो पानी है वो कम जमा होते रहता है। जैसे हमको इसमें मिलता है ना, हम होटल में अगर जाते हैं तो होटल में जाने के बाद हम कोई जूस वूस ऑर्डर करते हैं, तो ये बड़ा ग्लास आता है जूस का, लेकिन अगर एक्चुअल में जूस देखा जाए तो उसमें थोड़ा सा ही होता है, क्योंकि आधा पूरा वो कांच से ढका हुआ होता है। तो उसी तरीके से सिल्टेशन हो रहा है,
तो उसके क्या होता है, पानी हमको लगता है कि यार गहरा बहुत है, लेकिन एक्चुअल में गहरा नहीं रहता है, वो पानी कम उसमें मारा है ना। डिजाइन जो है काफी फ्लॉड डिजाइन यूज किए गए हैं। देन उसका सिल्टेशन रेट जो है काफी ज्यादा है, इसके वजह से जो प्रॉब्लम्स है वो क्रिएट हो रहे हैं। उससे फूड सिक्योरिटी बोलो, जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन बोलो, वाटर स्टोरेज बोलो, इन सब में प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहे हैं। तो गांधी सागर डैम पता रहने को ना, वन ऑफ द 5 वाटर रिजर्वायर है एक्चुअली इंपॉर्टेंस का। ये कंस्ट्रक्ट किया गया था 1960 में, जिससे कि यहाँ पर ड्रिंकिंग वाटर जो है सेवरल डिस्ट्रिक्ट जो है राजस्थान के उनको प्रोवाइड किया जाए, इलेक्ट्रिसिटी जो है वो प्रोवाइड किया जाए। तो ये चीजें पता रहना जरूरी है, ठीक है। अब डैम सेफ्टी की जरूरत क्या है, तो जो लोग हैं उनकी जिंदगी बचाना, क्योंकि जो फ्लड है बहुत बुरी तरीके से आ सकते हैं। देन उसके बाद यहाँ पर इन्वेस्टमेंट जो है सेफगार्ड करना, इंडिया का वाटर क्राइसिस जो है, क्योंकि वाटर क्राइसिस बहुत बुरी तरीके से हो रहे हैं, उसको टैकल करना। तो ये सभी यहाँ पर इम्पोर्ट हो जाते हैं। तो इस तरीके से फटाफट रिवीजन जो है वो करनी पड़ती है ना। तो रिवीजन में दूसरा यहाँ पर है सस्पेंशन ऑफ एमएलएस। अभी मेरे को बताओ कार्तिक, एमएलएस को सस्पेंड कैसे कैसे किया जा सकता है। मतलब स्पीकर डायरेक्ट कर सकता है किसी मेंबर को, अगर वो उसकी डायरेक्शन जो है वो रिफ्यूज कर रहा है ओबे करने के लिए, तो उसको वो सस्पेंड कर सकता है। तो ये चीज ध्यान में रखनी है। दूसरा यहाँ पर है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो, उसके भी है रूल 373, 374, 374A, रूल ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस लोकसभा का। तो सस्पेंशन जो है, सस्पेंशन ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट काय में दिया हुआ है, कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हुआ है नहीं, रूल ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस में दिया हुआ है। ये ध्यान में रखना है, इस पे क्वेश्चन आ सकता है। मैक्सिमम सस्पेंशन जो है रूल के तहत फॉर 5 कंसेक्यूटिव सीटिंग और रिमाइंडर ऑफ द सेशन व्हिचएवर इज लेस। तो ये मतलब ऐसा नहीं है सस्पेंशन जो है वो उसके इलेक्शन तक, लेकिन यहाँ पर सस्पेंशन मतलब डिस्क्वालिफिकेशन, लेकिन सस्पेंशन अगर आप देखोगे तो 5 कंसेक्यूटिव सीटिंग्स तक, या फिर जो रिमाइंडर ऑफ द सेशन है, जितना सेशन बचा हुआ है उसके लिए ये सिर्फ हो सकता है, ठीक है। मैक्सिमम सस्पेंशन जो है अंडर रूल 255, 256, ठीक है। रिमाइंडर ऑफ द सेशन से ज्यादा नहीं हो सकता है, जितना सेशन है उतना ही उसको सस्पेंड किया जा सकता है। मतलब ऐसा नहीं कि वो सीधा पद से चला गया, इलेक्शन होंगे, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना। देन उसका रूफटॉप सोलर प्रोग्राम जो है वो यहाँ पे आ रहा है। रूफटॉप सोलर प्रोग्राम अगर आप देखोगे तो ये कोई इतना खास नहीं है, ये खुद ही आप सीधा पढ़ सकते हो रूफटॉप सोलर प्रोग्राम में, इसका कोई इतना ये नहीं है। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट का पता है क्या क्या था, है ना। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट बहुत बार हमने देखा हुआ है, उसमें क्या क्या है, किस तरीके से चीजें चल रही है, तो एनआरसी, ये सारी चीजें, तो ये भी कुछ इतना खास नहीं है। देन उसके बाद यहाँ पे क्या है, ड्राफ्ट नेशनल एयर स्पोर्ट्स पॉलिसी। अब एयर स्पोर्ट्स आ रहा है, मतलब यहाँ पे सिविल एविएशन आएगा। इन्होंने यहाँ पर ड्राफ्ट पॉलिसी निकाली है, इसमें क्या है, पॉलिसी प्रपोज करता है 2 टियर गवर्नेंस स्ट्रक्चर फॉर एयर स्पोर्ट्स इन द कंट्री। जो एयर स्पोर्ट्स है कंट्री में, उसके लिए 2 टियर स्ट्रक्चर रहेगा, गवर्नेंस स्ट्रक्चर रहेगा, जिसमें अपेक्स गवर्निंग बॉडी भी रहेगी एक, बहुत जो सुप्रीम रहेगी अपेक्स गवर्निंग बॉडी, उसको कहा जाएगा एयर स्पोर्ट फेडरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है। एंड देन उसके बाद ये एक ऑटोनोमस बॉडी रहने वाली है। तो ये कुछ चीजें जो है सीधी स्टेटमेंट आ सकते हैं जो आपको इसके बारे में पता रहने को ना। देन उसके बाद यहाँ पे क्या है, गवर्नेंस जो है वेरियस एयर स्पोर्ट्स के लिए प्रोवाइड करेगा, जिसमें रेगुलेशन, सर्टिफिकेशन, ये सारी चीजें रहेगी। सेफ्टी स्टैंडर्ड जो है वो भी यहाँ पर प्रोवाइड किए जाएंगे। पीनल एक्शन जो है वो भी यहाँ पर रखा जाएगा, ठीक है, पीनल एक्शन भी दिए जा सकते हैं। ऑब्जेक्टिव क्या है, यहाँ पर जो एयर स्पोर्ट्स है उसको यहाँ पर बढ़ाया जाए एंड सेफ, अफोर्डेबल, एक्सेसिबल बनाया जाए, जिससे कि लोगों को मजा आए, ठीक है। इससे क्या होगा, इससे एयर स्पोर्ट जो है वो यहाँ पर करिकुलम काफी इंक्रीज हो जाएगा, लोगों का पार्टिसिपेशन बढ़ेगा। जो कल्चर है, ग्रोइंग कल्चर ऑफ एडवेंचर स्पोर्ट जो यहाँ पर बढ़ रहा है, खासकर जो पिक्चर आया था ना, कौन सा पिक्चर था यार वो, ऋतिक रोशन का, स्पेन में जाते उड़ी मारते, ये जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। तो वो जो है उससे जो इतना कल्चर बढ़ा है ट्रैवल का, टूरिज्म का, इंटरेस्ट, और अभी इंस्टाग्राम की वजह से तो घूमने के बहुत ही ज्यादा ये आ जाते हैं, तो वो सारी Yes, चीजें sir. यहाँ से बढ़ सकती है, ठीक है। देन स्टेटहुड डिमांड फॉर पुदुचेरी। पुदुचेरी जो है वो यूनियन टेरिटरी है, तो पुदुचेरी जो है वो स्टेटहुड डिमांड कर रहा है। तो स्टेटहुड की वजह से पहले उधर लेजिस्लेटिव असेंबली तो है ही, है ना, तो इसलिए अब यूनियन टेरिटरी क्यों है भाई, बहुत छोटा है वो। स्टेटहुड जो है लॉन्ग पीरियड के बाद ये इशू निकल रहा है, मतलब एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल, बहुत सारी चीजें आ रही है इसमें। तो इसमें क्या है, टू स्मॉल टू बी इंडिपेंडेंट। यूनियन टेरिटरी जो है बहुत छोटे होते हैं कि वो इंडिपेंडेंट रहे, कल्चरली, इकोनॉमिकली, ज्योग्राफिकली, बहुत सारी चीजें आती है, ठीक है। तो लेफ्टिनेंट गवर्नर अपॉइंट किए जाते हैं, बाकी जो है वो सारे हमको पता ही है।
अभी जम्मू एंड कश्मीर जो है उसको ये बोल रहे हैं कि फुल स्टेटहुड दे दिया जाएगा जम्मू एंड कश्मीर को। जैसे ही उसमें ये होता है, डिलिमिटेशन होता है, इलेक्शंस होते हैं, तो उसको स्टेटहुड जो है वापस दे दिया जाएगा। तो अगेन हमारे पास फिर 7 यूनियन टेरिटरीज हो जाएंगे। जल जीवन मिशन, तो रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति जो उसने अप्रूव किया है ड्रिंकिंग वाटर स्कीम, इतने करोड़ की मध्य प्रदेश अंदर जल जीवन मिशन के लिए। चलो प्रद्युमन, हर घर जल जाना चाहिए, रूरल हाउस होल्ड 2024 तक। तो मतलब सभी टैप वाटर जो है सभी घर में आएगा, हाउस होल्ड में आएगा, ये यहाँ पे देखने को मिल रहा है। ठीक है, बाकी कुछ भी नहीं है। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन डीआरडीओ ने सेलिब्रेट किया है 64 फाउंडेशन डे 1 जनवरी 2022 को। डीआरडीओ ये आर&डी रिसर्च विंग है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की। आपने देखा होगा कई सारी चीजें जो है वो डीआरडीओ के द्वारा बनाई गई है, इंडिजीनियस बनाई गई है, ऐसा देखने को मिलता है। सेल्फ रिलायंस, आत्मनिर्भरता के लिए हम आगे बढ़ रहे हैं, काफी सारी चीजें हम इंडिजीनियसली बना रहे हैं। फॉर्म किया है 1958 जो टेक्निकल डेवलपमेंट टीडीई है इसका, और उसी के साथ साथ जो डीटीडीपी है इसको हमने डीएसओ के साथ यहाँ पर मर्ज कर दिया और डीआरडीओ बना। मोर देन 50 लेबोरेटरीज देखने को मिलते हैं, ये ध्यान में रखना। वेरियस प्रोग्राम डीआरडीओ के द्वारा इंप्लीमेंट किए गए हैं। आईजीएमडीपी इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम, इसमें मिसाइल टेक्नोलॉजी डेवलप करते हैं। इसमें हमें पृथ्वी, अग्नि, त्रिशूल, आकाश नग सब देखने को मिलते हैं। मोबाइल ऑटोनोमस रोबोट सिस्टम जो है वो देखने को मिलती है। हाईएस्ट टेरिटोरियल सेंटर जो है लद्दाख में। अब इश्यूज जो है डीआरडीओ के साथ ये क्या है, तो ये मेंस के रिलेटेड काम का है कि क्या प्रॉब्लम्स है। बजट जो है वो सफिशिएंट नहीं मिलता है, क्योंकि इंडिजीनियस हम बनाने को बोलते हैं कि भाई बना लो, लेकिन पैसा ही नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं। मैन पावर उनके पास सही तरीके की नहीं है। देन उसके बाद यहाँ पर जो डिलीवरी है वो सही तरीके से नहीं हो रही है, मतलब बड़े बड़े प्रॉमिस हो जाते हैं लेकिन डिलीवरी टाइम पे या सही तरीके से मिलती नहीं है ना। और इक्विपमेंट जो है वो भी सही तरीके के नहीं है, तो ये सारे प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। अब यहाँ पर उजाला स्कीम जो है उसके 7 साल कंप्लीट हो गए हैं, ऐसा इनका बोलना है। तो अब उजाला स्कीम जो है वो क्या है, ये अभी बताओ कार्तिक। उजाला स्कीम के अंडर मतलब हर हाउस होल्ड को एलईडी बल्ब मतलब दिए गए थे फ्री ऑफ कॉस्ट। तो मतलब जिससे फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं तो सर मतलब काफी रिजनेबल रेट पे। अच्छा, तो मतलब इलेक्ट्रिसिटी जिससे एनर्जी का भी कंजर्वेशन हो और ज्यादा से ज्यादा मतलब बेसिकली जो एनर्जी है उसका एफिशिएंट तरीके से इस्तेमाल होना चाहिए, ये यहाँ पर उजाला स्कीम जो है उसका मेन मकसद था। एनर्जी इफिशिएंट जो एलईडी लाइट्स है वो यहाँ पर प्रोवाइड किए जाने हैं, है ना। तो यहाँ पर काफी सारे जो है मतलब जो एलईडी है उसके प्राइजेस काफी कम लाए गए, मतलब 70 जो 300 रुपए के बल्ब थे उसको 70-80 रुपए पर बल्ब पे लाया गया। बाकी भी इनिशिएटिव्स जो है वो देखने को मिलते हैं इसके, जैसे ग्राम उजाला है, परफॉर्मेंस अचीवमेंट ट्रेड स्कीम है, स्टैंडर्ड एंड लेबलिंग है, एनर्जी कंजर्वेशन बिल्डिंग है। तो कई सारे इसके अलग अलग देखने को मिलते हैं। ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर, ग्रीन एनर्जी मतलब क्या, हरी एनर्जी। हरी एनर्जी मतलब क्या, रिन्यूएबल एनर्जी, मतलब जो हमारे जो रिसोर्सेस है उसको खर्च ना कर रही हो वो वाली एनर्जी, है ना। तो कैबिनेट कमिटी जो इकोनॉमिक अफेयर उसने अप्रूव किया ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर फेज 2 इंट्रा स्टेट ट्रांसमिशन सिस्टम के लिए। तो इसमें जो ग्रिड इंटीग्रेशन है वो यहाँ पे रहेगा। बाकी तो इसका ऑब्जेक्टिव आपको ध्यान में रखना है, ऑब्जेक्टिव है जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस्ड है फ्रॉम रिन्यूएबल रिसोर्सेज, जैसा मैंने आपको बोला कि ग्रीन मतलब क्या है, रिन्यूएबल। रिन्यूएबल जो है विंड सोलार से जो बन रही है उसको यहाँ पर देखना। और टारगेट जो है 450 गीगावाट इंस्टॉल्ड रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी जो 2030 तक इंस्टॉल करना। एंड यहाँ पर लार्ज स्केल पर रिन्यूएबल पावर जो है वो यहाँ पर बढ़ाना। ठीक है, इससे क्या होगा, हम जो कार्बन इमिशन है उसको कम कर देंगे, इकोलॉजिकल फुटप्रिंट जो है उसको कम कर देंगे, और रिन्यूएबल सोर्सेज से बढ़ाकर सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे। तो ये चीजें देखने को मिल रही है। देन आता है नेशनल वाटर अवार्ड। नेशनल वाटर अवार्ड उत्तर प्रदेश ने यहाँ पर फर्स्ट प्राइज जीता है टूवर्ड्स नेशनल वाटर अवार्ड को मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति की तरफ से। तो किसने किया है, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति ने किया है। ये प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। अवार्ड ऑर्गेनाइज किया गया वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट के द्वारा, लॉन्च हुआ था पहली बार नेशनल वाटर अवार्ड 2018 से। तो ये पहली बार दिया गया, ऐसा अगर आया तो गलत रहेगा, 2018 से लॉन्च किया गया है। ठीक है, तो इसमें क्या है, लोगों को सही तरीके से पानी का, क्योंकि पानी की कमतरता बहुत हो रही है, तो सही तरीके से पानी का इस्तेमाल सिखाओ, ये इसका मेन ऑब्जेक्टिव है कि भाई लोग जो है पानी कम करना सीखेंगे।
है ना, अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड की जाएगी कि भाई यहाँ पर लोगों को किस तरीके से इनोवेटिव तरीके से पानी का इस्तेमाल करें सही तरीके से। वाटर कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट बोलो कि जो प्रॉब्लम्स है पानी की, जो स्ट्रेस्ड इकोनॉमी है उसको यहाँ पर हम रिड्यूस कर सकते हैं। तो ये सारे इसके बेनिफिट्स है। जो ग्राउंड वाटर डिप्लीशन हो रहा है उसको हम कम कर सकते हैं। तो ये इसके बेनिफिट्स देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे पॉलिटी हमारा कंप्लीट हो गया है शायद। हाँ, पॉलिटी कंप्लीट हो गया है पहला पार्ट। अभी सेकेंड पार्ट जो है वो भी इसका रहेगा, तो वो हम बाद में देखेंगे। चलो ठीक है।